नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। देखिए, ईरान का क्राइसिस ये रिफ्लेक्ट करता है कि यूएसए और यूरोप के बीच में जो एक स्ट्रेन्स है, तनाव है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो मैक्सिमलिस्ट पॉलिसीज अपना रहे हैं, मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच अपना रहे हैं। नाउ मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? मैक्सिमलिस्ट शब्दावली का इस्तेमाल यूजुअली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ही किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब कोई एक व्यक्ति बहुत ही एक्सट्रीम व्यू रखता हो, दैट टू वो अपने व्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो। ऐसे ओपिनियन को, ऐसे अप्रोच को मैक्सिमलिस्ट अप्रोच कहा जाता है। तो ये मतलब तो आपको समझ में आ गया। देखिए, पिछले महीने हुआ ये कि जब G7 समिट हो रही थी तो बिना बहुत बड़ी प्लानिंग के जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद जावेद जरीफ, उनको इन्वाइट कर लिया गया। मिस्टर जरीफ बेरेट्स में थे, जो कि वेन्यू था फ्रांस में, जहां पर G7 की समिट चल रही थी। हालांकि कोई निगोशिएशंस मीटिंग्स तो नहीं हुई अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, फिर भी उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ बातचीत की और डिस्कशन हुआ कि आखिर कैसे जो ईरान की न्यूक्लियर डील है या न्यूक्लियर इशू है उसे और स्टेबलाइज किया जा सकता है। यूरोपियन लीडर्स और फ्रांस लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जो उनका मैक्सिमम प्रेशर का प्लान है कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालेंगे, वो उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। और इस इशू पर कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच में एक डिवीजन देखने को मिल रहा है, जो कि इस पूरे रीजन के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। मिस्टर ट्रंप ने इस ईरान के इस इशू को 2015 के बाद से ही बहुत ज़्यादा स्टेक पर लगा दिया है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं ईरान के ऊपर। दैट्स वाई उन्होंने JCPOA भी कैंसिल कर दिया। JCPOA का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान बार बार जो न्यूक्लियर डील है उसका वायलेशन कर रहा है। स्टिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ईरान को बैकअप दे रही हैं। आखिर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो ईरान को बैकअप दे क्यों रहे हैं? इसके क्या कारण है? पहला कारण तो ये है कि वो चाहते हैं कि पर्शियन गल्फ से जो ऑयल की सप्लाई है वो आराम से आती रहे यूरोपियन कंट्रीज में, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इसके साथ ही साथ यही कारण था कि जब यूएसए ने एक प्रोजेक्ट सेंटिनल लॉन्च किया, प्रोजेक्ट सेंटिनल में उन्होंने बोला क्या कि जब वो ईरान के खिलाफ सख्ती बरत रहे थे तो पूरी संभावना थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान भी सख्ती बरत सकता है या वो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ से आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यूएसए ने प्रोजेक्ट सेंटिनल लॉन्च किया, जिसमें वो कंसिडर कर रहे थे कि 20 अन्य देश उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने प्रोजेक्ट सेंटिनल में कोऑपरेट करने से मना कर दिया, इसी वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान स्टेबल रहे और जो ऑयल की सप्लाई है वो यूरोपियन कंट्रीज को मिलती रहे ताकि उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर रहे। दैट वाज द फर्स्ट रीजन। दूसरा कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि वेस्ट एशिया में एक और वॉर छिड़ जाए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं कि मिस्टर ट्रंप अपने शब्द रखेंगे। उन्होंने बोला है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे नहीं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। उनके जो एडवाइजर्स हैं वो लगातार उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि लड़ाई कर लो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यूएसए ईरान के ऊपर अटैक कर दे, तो इसीलिए वो ऐसी किसी भी स्थिति को अवॉइड करना चाहते हैं। तीसरी बात कि जो यूरोपियंस हैं वो लगातार एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो अमेरिकन सैंक्शंस ईरान के ऊपर हैं उसको अवॉइड करते हुए ईरान के साथ ट्रेड किया जाए ताकि ईरान ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। जर्मनी, यूके ने एक मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिया है जिसे इंस्टेक्स कहा गया। इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसमें वो बिना डॉलर का इस्तेमाल किए, यूएस फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल किए ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं ताकि ईरान एक स्टेबल कंडीशन में रहे। अब देखिए, ईरान का जो क्राइसिस है वो यूएस और यूरोप को दूर लेकर जा रहा है, बिकॉज जो यूएस प्रेसिडेंट का मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है वो यूरोपियन कंट्रीज को पसंद आ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है, और वो ये है कि जो अमेरिका के अलाइज हैं वो यूएसए के वॉर मॉन्गरिंग इंटेंशन में, या जो उनके ट्रंप के हॉकिस एडवाइजर हैं जो बार बार इंस्टिगेट करते हैं ट्रंप को कि लड़ जाइए, वो उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। जो G7 समिट थी वैसे तो वो सक्सेसफुल नहीं रही। वहाँ पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने इनफैक्ट जो JCPOA के खिलाफ EU का स्टैंड है उसको भी अपोज किया, मिस्टर ट्रंप को समर्थन दिया।
समर्थन देने का कारण ये था क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने उनको आश्वासन दिया है, बोरिस जॉनसन को, कि जब वो ब्रेग्जिट से बाहर होंगे, मतलब जब ब्रेग्जिट कंप्लीट हो जाएगा, जब वो ईयू से बाहर हो जाएंगे, तो यूएसए यूके के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करेगा, इतनी बड़ी डील जो आज तक कभी साइन नहीं हुई है। इसी लालच में अब वो यूएसए को बैक भी कर रहे हैं। इस लिहाज से G7 की समिट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रही। ईरान के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली बात की जाए तो ईरान का भी जो रीसेंट सिज्योर है, उन्होंने यूके के एक ऑयल टैंकर को अपने कैप्चर में कर लिया है, उसे अपने कब्जे में कर लिया है। ये एक सेंसिटिव टाइम पर किया जा रहा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर डील को स्टेबलाइज किया जाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना की जाए। इस तरीके से अगर ईरान कदम उठाएगा तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। अब देखिए रीजनल पॉलिटिक्स का क्या रोल है इस पूरे मुद्दे पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी यूरोपियन कंट्री ये नहीं चाहती कि ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन हो। हालांकि ड्रोन वॉर चल रहे हैं हौतीस के बीच में, सऊदी अरेबिया के बीच में, जो लेबनान का हिजबुल्लाह है और इजराइल के बीच में, फिर भी वो एक नई लड़ाई वेस्ट एशिया में नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि यूएसए जो इकोनॉमिक वॉरफेयर ईरान के खिलाफ छेड़ रहा है, वो वेस्ट एशिया में एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। हालांकि वास्तविकता तो ये है कि सिचुएशन अभी भी डेडलॉक पर है, प्रॉब्लम बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें अच्छे से काम करना होगा। जो उनके हॉकिश एडवाइज़र हैं, उन्हें उनकी एडवाइस को अवॉइड करते हुए कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ के वर्क करना होगा। ईरान को भी चाहिए कि ईरान धैर्य से काम ले। ईरान अगर ऐसे कदम उठाएगा जैसे उन्होंने अभी किया कि उन्होंने यूके के एक ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में कर लिया, ये बोल के कि ये उनके मरीन एरिया को ब्रीच कर रहा था, तो अगर वो ऐसे कदम उठाएंगे तो सिचुएशन और ज़्यादा टेंस ही होगी। तो उन्हें भी ऐसे कदम अवॉइड करने चाहिए। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि ये सच है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो अभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखता। उसकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो यूएसए को काउंटर कर सके या यूएसए के खिलाफ लड़ाई में वो जीत सके। लेकिन इस बात को भी अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए कि ईरान की जो हाइब्रिड वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनका प्रॉक्सीज का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और उनके पास वेस्ट एशिया में कई अलाइज भी हैं जो उनकी मदद करने को तैयार हैं, जिससे वो वेस्ट एशिया में अपनी हेजेमनी क्रिएट करने में कैपेबल हैं। दैट्स वाई यूएसओ को भी थोड़ा अवेयर रहना होगा और किसी भी क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मेंस का है। जो ईरान का क्राइसिस है वो रिफ्लेक्ट करता है कि यूएस और यूरोपियन पावर्स के बीच में यूएस प्रेसिडेंट की मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर सहमति नहीं है, वो विरोध में है। आपको क्या लगता है यूरोपियन कंट्रीज ईरान को बैकअप क्यों दे रहे हैं और यहाँ पर इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव आउटकम हो सकते हैं? हालांकि देखिए इंडिया का पर्सपेक्टिव आर्टिकल में है नहीं, लेकिन इतना डिस्कशन करने के बाद आप लोग इनफ लॉजिकल हैं कि आप डिराइव कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं कि इंडिया को इसके क्या फायदे होंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।